Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। Dear students, Symbolic Education के अभी तक की इस जर्नी में यानी कि अभी तक की इस यात्रा में आपने यह देखा कि हमने आपके 9th क्लास के और 10th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश रही है कि जितने भी चैप्टर्स आपके 9th क्लास में और 10th क्लास में आपके सामने आए हैं कि आप उनको समझ पाएँ, उनकी हिंदी और उनके अर्थ को समझ पाएँ। और साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रही है कि इन चैप्टर में से जुड़े हुए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे और आप उनको भी समझ पाएँ। हमने इस भाषा को आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है ताकि आपकी इंग्लिश को समझने की जो परेशानी है आप उनको दूर कर सकें और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अगर आप हमारे किसी भी एक चैप्टर को सुनते हैं या किसी भी लेसन को आप सुनते हैं तो आपके इंग्लिश में सचमुच एक सुधार आता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि आप उन चैप्टर को बड़े ध्यान से सुने और एक एक लाइन का जो अर्थ आपको हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश की है आप उन पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रखें, तभी आपके इंग्लिश में सुधार आएगा। जिसमें हमने सबसे पहले आपकी जो ये बुक है हॉर्नबिल उसको लिया है और आज की इस क्लास में इसके पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि एक महिला का चरित्र चित्रण, यानी कि एक महिला को अपने शब्दों के द्वारा वृतांत करना, उसके बारे में बताना। और जो ये चैप्टर है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया जो कि बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो खुशवंत सिंह अपने आप को एक पोते के रूप में प्रकट करते हैं और वो अपनी दादी का जो स्वरूप है यानी कि जो पोर्ट्रेट है उसको हमें समझाते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि जो उनकी दादी है वो जब से उन अपनी दादी को जानते हैं जब से उनको सिर्फ वृद्ध के रूप में ही जाना, यानी कि वो एक बूढ़ी औरत के रूप में उनको जानते हैं। तो वो हमें किस तरीके से उनके बारे में और बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में वो क्या समझाना चाहते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो लेखक है वो अपनी दादी के बारे में क्या वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी, यानी कि जो मेरी दादी थी वो हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी, वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बहुत ही बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड और झुर्रियादार चेहरे वाली एक महिला थी। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर, कि जब से मैंने उनको जाना था, यानी कि जब से मैं उनको जानता था तभी से एक बहुत ही बूढ़ी और जोरेदार चेहरे वाली महिला थी। आगे इसमें वो बताते हैं कि पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वह भी कभी बहुत ही यंग और प्रिटी यानी कि जवान और सुंदर औरत थी। एंड हैड एवर हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसी बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि जो लोग उनके बारे में बताते थे उन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, और मेरे दादाजी की जो तस्वीर है यानी कि जो उनका पोर्ट्रेट है हंग, वो टंगा हुआ था अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ठीक ऊपर मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था, यानी कि उनकी एक तस्वीर टंगी हुई थी। ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है वो एक ऐसी जगह है जिसके नीचे कुछ आग जलाई जाती है सर्दियों के मौसम में, ठीक उसके ऊपर की जो जगह है वहाँ पर उनके दादाजी का फोटो यानी कि पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। आगे फिर वो बताते हैं कि ही वोर अ बिग टर्बन, जिस फोटो में वे एक बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बहुत ही ढीले ढाले प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, घेरे हुए हैं यानी कि कवर किए हुए हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनकी छाती तक वो छाई हुई है, यानी कि उनकी जो बड़ी और सफ़ेद जो दाढ़ी है उनके छाती का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ तक फैली हुई, यानी कि इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी उस फोटो में दिखाई गई है। आगे फिर वो कहते हैं कि एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और जिसमें कि वो लगते हैं कि लगभग वो कम से कम 100 साल के तो रहे होंगे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन, उस फोटो में वो किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति मालूम नहीं होते थे हु वुड हैव अ वाइफ, कि जिनकी कोई वाइफ हो, और चिल्ड्रन, जिनके बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ, वो बिल्कुल ऐसे लगते थे कि मानो
he could only have had lots of grandchildren, कि उनको देख करके ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनके बहुत सारे पोता पोती हों। एज फॉर, और जहाँ तक बात यह है कि माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी जी के जवान और सुंदर महिला होने का है, द थॉट, वह विचार, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी कि वह एक ऐसा विचार था जिसमें कोई खास रुचि नहीं थी। आगे फिर वो बताते हैं कि शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, यानी कि वह हमेशा हमें कुछ खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी। दैट सिम्ड, और बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था, क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, यानी कि जो वो कहानी हमें बताती थी, अपने जो बचपन के खेलों के बारे में हमें बताया करती थी, जिनके साथ वो खेला करती थी, वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे कि उसमें अंदर कोई रुचि नहीं है या फिर उसमें कोई गरिमा नहीं है, यानी कि कोई खास बात नज़र नहीं आती थी। ऑन हर पार्ट, अपने तरीके से, जैसे कि वह हम बताती थी, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इस तरीके से व्यवहार करते थे, यानी कि हम इस कहानी को सुन करके ऐसा महसूस करते थे, लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट, कि जैसे कि कोई पैगंबर की कहानियाँ हो। शी यूज टू टेल अस, जो कि वो हमें सुनाया करती थी। आगे फिर वो अपनी दादी जी के बारे में बताते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि वह हमेशा छोटी एंड फैट, थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी महिला थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी कि जो उनका चेहरा था उस पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी तरीके से उनका चेहरा झुर्रे से भरा हुआ था। आगे फिर वो कहते हैं कि नो, नहीं, यू वर सर्टेन, हमें पूरी तरीके से यकीन था, हम सुनिश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि जैसे कि हम उनको जानते थे, यानी कि जैसे कि हम उनको एक वृद्ध महिला के रूप में जानते थे, बूढ़ी औरत के रूप में जानते थे, वो हमेशा ऐसे ही रही, हम पूरी तरीके से सुनिश्चित थे। आगे फिर वो कहते हैं कि ओल्ड सो टेरिबली, कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, वो पूरी तरीके से बूढ़ी थी, यानी कि उनको देख करके बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो उससे बूढ़ी भी हो सकती है, और भी ज़्यादा बूढ़ी हो सकती है। आगे फिर वो कहते हैं कि एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 वर्षों से वो उसी उम्र में ही हमें नज़र आ रही थी, यानी कि पिछले 20 वर्षों से वो बूढ़ी ही हमें नज़र आ रही थी। आगे फिर वो कहते हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो इतनी बूढ़ी थी कि उनको देख करके ऐसा महसूस होता था कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर ही रही। आगे फिर वो कहते हैं कि शी होबर्ड अबाउट द हाउस, कि वे पूरे घर में घुमा करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, अपने दाग रहित, यानी कि पूरी तरीके से सफ़ेद, जिसमें कोई दाग न हो, अपने दाग रहित सफ़ेद वस्त्रों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने जो झुकेपन को, यानी कि जिस तरीके से झुक कर के चलती थी, अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने आप का संतुलन बनाते हुए। एंड द अदर टेलिंग, और जो दूसरे हाथ में टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ में माला जपते हुए ऑफर रोसरी। आगे फिर बताते हैं कि हर सिल्वर लॉक्स पर स्केटर्ड अनटाइटली ऑन हर पेल एंड पकर्ड फेस, और जो उनके चांदी रंग के जैसे जो बाल थे, यानी कि जब बूढ़े ही लोग हो जाते तो उनके बाल सफ़ेद होकर के बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि चांदी के जैसे बाल हैं, तो उनके जो चांदी के जैसे जो रंग के जो बाल थे वो खुले हुए, यानी कि अनटाइटली होता है जो खुले हुए बाल हैं, वो फैले हुए रहते थे। यहाँ पर स्केटर्ड का मतलब बिखरे हुए और फैले हुए रहते थे। ऑन हर पेल एंड पकर्ड फेस, उनके पीले पड़े चेहरे और झुर्रियाँ भरे चेहरे पर। आगे फिर वो कहते हैं कि एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो हमेशा लगातार एक ऐसी प्रेयर पर, एक ऐसी प्रार्थना बोलने में वो बिजी रहते थे, जो कि बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में बोले जाते हैं। यहाँ पर अनऑडिबल का मतलब होता है कि जो सुनी ना जा सके, बहुत ही मंदी मंदी मन में वो बोला करते थे। आगे इसमें बताता है कि यस, जी हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, जी हाँ, वो बहुत सुंदर थी। आगे फिर वो कहते हैं कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कि पर्वतों के बीच में एक सर्दियों का एक प्राकृतिक दृश्य हो,
यहाँ पर विंटर लैंडस्केप का मतलब होता है एक प्राकृतिक दृश्य इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों के बीच में हो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कि जैसे कि वहाँ पर एक सुख शांति और चैन की सांस और पूरी तरीके से शुद्धता सफ़ेद रूप में फैली हुई हो, ऐसा उनको देख करके महसूस होता था। आगे फिर वो बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और जब वो मेरे जो माता पिता थे जब वो शहर में रहने के लिए गए थे तो मुझे मेरी दादाजी के पास छोड़ करके वो चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा साथ साथ रहते। शी यूज टू वेक अप मी, वो मुझे सुबह जगाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और फिर वो मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और फिर वो अपनी जो सुबह प्रातःकाल की जो प्रार्थना है उनको गुनगुनाया करती थी इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक जैसे और उबाऊ तरीके से, यानी कि वो हमेशा एक ही स्वर में उसको बुला करती थी, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि ज़्यादा रुचिकर नहीं था। यहाँ पर के इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी कि एक उबाऊ तरीके की जो आवाज़ थी उसी तरीके से वो हर सुबह अपनी प्रार्थना को गाया करती थी। वाइल सी बाथ मी एंड ड्रेस अप मी, मुझे नहलाते और मुझे स्कूल के लिए तैयार करते समय। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उसको मन से याद कर लूँगा। इसलिए वो हमेशा मुझे वो सुबह सुबह मुझे स्कूल के लिए तैयार करते हुए, मुझे नहलाते हुए वो अपनी प्रार्थना को गुनगुनाया करती थी। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उसको सीखने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। देन, और फिर, शी वुड फैच मी माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट थी वो मेरे लिए लेकर के आते, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही धो करके रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसके ऊपर वो जो चौक है उससे वो पोत करके लाती थी। ए टाइनी अर्थन्ड इंक पोट, और एक छोटी सी मिट्टी की एक स्याही की दवात लेकर के आती, एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन लेकर के आती। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको वो बंडल में बांध करके रखती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और सुबह के नाश्ते के बाद, ऑफ अ थिक स्टील चपाती, एक मोटी और बासी जो रोटी हुआ करती थी, विद ए लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा वो बटर मक्खन लगा करके लाती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इस पर वो थोड़ी चीनी फैला करके लाती थी, और फिर मैं उसको खाता था। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद फिर हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, और फिर वो इसी तरीके के और भी जो चपाती थी अपने साथ लेकर के आती थी। विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, जो वहाँ के जो गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए वो इसी तरीके की और भी बासी रोटी अपने साथ लेकर के आती थी, जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आती थी। आगे फिर वो बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, कि मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वह एक मंदिर के साथ में ही था, यानी कि वो एक मंदिर के बिल्कुल लगा हुआ था, उसके पास में बना हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट, और जो मंदिर के जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला सिखाते थे। इन द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना में। वाई द चिल्ड्रन सेट, और जब बच्चे वहाँ पर बैठ जाते थे, इन द रो, लाइनों में, ऑन द ईदर साइड ऑफ द वरांडा, उस बरामदे के दोनों साइडों में जब बच्चे वहाँ पर नीचे बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और जो पुजारी वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यानी कि जो वर्णमाला उनको सिखाते थे उनके साथ साथ वो उनको गाते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, और वहाँ की जो प्रार्थना है उनको सब मिल करके वो गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और जो मेरी दादी थी वो अंदर बैठती थी और वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों अपना कार्य पूरा कर चुके होते थे, यानी कि जब वो अपनी धार्मिक किताबों को पूरा पढ़ लिया करती थी और मैं अपने अल्फ़ाबेट का यानी कि वर्णमाला को सीख लिया करता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम पैदल चलते हुए वापस आते थे। आगे फिर वो बताते हैं कि
दिस टाइम और घर पर आते समय द विलेज डॉग वुड मीट अस, जो गांव के जो कुत्ते थे वो हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर के द्वार हैं वहाँ पर वो हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वह हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, एक दूसरे पर गुर्राते हुए और एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए। विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू दैम, उन चपातीज के लिए, उन रोटियों के लिए जो कि हम उनके लिए दिया करते थे। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता बड़े आराम से शहर में बस गए थे, यानी कि सेटल हो जाना होता है बस जाना। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा भेजा, यानी कि उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी कि वही एक ऐसा मौका था जो कि मेरी और मेरी दादी जी की जो मित्रता थी उसमें एक निर्णायक क्षण था, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक क्षण था। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, और उसके बाद मेरी दादी जी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और मैं एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस, एक बस में। देयर वर नो डॉग इन द स्ट्रीट, वहाँ की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, और वहाँ पर चिड़ियों को वो खाना खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो घर था उसके अंदर जो आंगन बना हुआ था, उस आंगन में अब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, यानी कि चिड़ियों को वो दाना डालती थी। आगे फिर राइटर बताते हैं कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे वर्ष आगे बीते, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, कि हमने एक दूसरे को बहुत ही कम देखा, यानी कि हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम, और कभी कभी, शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और कभी कभी वो मुझे सुबह जगाती थी एंड मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और फिर जब मैं घर पर वापस आता था फिर वो मुझसे पूछा करती थी, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। फिर वो आगे कहते हैं कि आई वुड टेल हर, और फिर मैं उनको बताता था, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी मोटी जो बातें हैं, वेस्टर्न साइंस, जो कि वेस्टर्न विज्ञान से संबंधित है, यानी कि जो पश्चिमी विज्ञान से संबंधित है, एंड लर्निंग, और वहाँ जो कि मैं कुछ सीखता था उसके बारे में मैं उनको बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, मैं उनको बताता था। आर्किमिडीज, प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार के गोल होने के विषय में मैं उनको बताता था, एटसेट्रा इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो काफ़ी उदास हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और फिर वो मेरी पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, वह उन चीज़ों पर, उन बातों पर यकीन नहीं करती थी। दे टॉट मी एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि मेरे अध्यापक मुझे उस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और हमेशा वो परेशान रहती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि स्कूल में कोई भी गॉड के बारे में नहीं पढ़ाता था, यानी कि कोई भी भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी, इस वजह से वो काफ़ी परेशान होती थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ना कि कोई धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाता था। आगे इसमें वो बताते हैं कि आगे फिर लेखक कहते हैं कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने एक दिन बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत की शिक्षाएं दी जा रही है, यानी कि संगीत के लेसन्स में दिए जा रहे हैं, यानी कि हमें संगीत सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात पर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई। टू आवर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, यानी कि उनके अनुसार जो संगीत है वह कामुकता को दर्शाता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलॉर्ड्स एंड बेगर्स, कि इस पर कभी वेश्याओं का और भिखारियों का मोनोपोली था, यानी कि एकाधिकार था। यहाँ पर मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि जो संगीत है उनके अनुसार जो संगीत है वो वेश्याओं से और भिखारियों से जुड़ा हुआ है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और किसी भी तरीके से वो सज्जन पुरुषों के अर्थ को नहीं दर्शाता, यानी कि सज्जन पुरुषों से उसका कोई तालमेल नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल,
उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उनका साफ साफ ये अर्थ था कि उनको ये संगीत की जो शिक्षाएं हैं उनको वो मंजूर नहीं है, उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम यानी कि कभी कभी ही बातें करती थी। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम, मुझे एक रूम प्रदान किया गया यानी कि एक कमरा मुझे दिया गया, फॉर माई ओन, मेरे लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो मेरा और मेरी दादी का जो मित्रता का जो संबंध था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने पूर्ण शांति और धैर्य के साथ उस अपने अकेलेपन को स्वीकारा। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात करने के लिए शायद ही कभी अपने चरखा छोड़ा करती थी। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से लेकर के सनसेट, सूर्यास्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, और वह पूरा वक्त सुबह से लेकर शाम तक अपने चरखे के पास ही बैठा रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रार्थनाओं को गुनगुनाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और सिर्फ दोपहर के बाद ही सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, और दोपहर के बाद ही वह चिड़ियाओं को खाना खिलाते समय ही आराम किया करती थी। वाइल से सेट इन अ वरांडा, कि जब वो वरांडा में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल पीसेस, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए। हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स, और सैकड़ों चिड़ियाएँ, सैकड़ों पक्षी कलेक्टेड अराउंड हर, उनके चारों ओर बैठ जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेंडलम ऑफ चर्पिंग, और चहचहाट का एयर शोरगुल करते हुए उनके चारों तरफ वो बैठ जाया करते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ पक्षी आते थे और उनके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसे पक्षी थे जो कि उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, और उनको देख करके वो बहुत मुस्कुराया करती थी। बट नेवर शोड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको दूर नहीं भगाया करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही उनके लिए सबसे खुशी का समय था, जो कि पूरे दिन में लगभग आधे घंटे के लिए था। आगे इसमें लेखक हमें बताना चाहते हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड, कि जब मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया, यहाँ पर अब्रॉड का मतलब है विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए उनसे दूर रहूँगा। एंड और एट हर एज, और उनकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, यानी कि उनकी इस उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि वो और दिन कितने दिन जिंदा रहेंगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कोड, लेकिन मेरी दादी कह सकती थी, यानी कि वो अपने आप के लिए आभास फील कर सकती थी कि वो कितने दिन और जिंदा रहेंगे। आगे फिर वो बताते हैं कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वे बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। और शो एनी इमोशंस, और कोई भी इमोशंस यानी कि कोई भी भावुकता नहीं जताई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो अपनी प्रार्थना में चलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन है अपनी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और जो उनकी उंगलियां थी वो अपने हाथ में जो उनकी माला थी उनके बीजों को वो जपते रही, यानी कि वो माला जपने में बिजी रही। साइलेंटली, और चुपचाप ही, शी किस्ड माई फोरहेड, कि उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चलने लगा, जब मैंने प्रस्थान किया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मैंने उस नम निशान को संजोए रखा। एज, जैसे कि, परहैप्स द लास्ट साइन, के जैसे कि वो एक अंतिम निशान हो, और फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि जब मेरी दादी ने मुझे अपनी बाहों में लेकर के मेरे माथे को किस किया, तो शायद वह हम दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट साइन हो, लास्ट निशान हो। आगे फिर वो बताते हैं, बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं 5 साल के बाद घर वापस आया। एंड और वॉज मेट बाय हर, और फिर मैं उनसे मिला। एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर।
शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नज़र नहीं आई, यानी कि जैसे मैं उनको छोड़ करके गया था वो बिल्कुल वैसी ही नज़र आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यहाँ तक कि उनके पास कोई शब्द बोलने का समय भी नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया यानी कि मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं तब भी उनके द्वारा बोली गई जो वो प्रार्थना है, मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, कि उनका जो हैप्पीस्ट मोमेंट यानी कि जो वो पूरे दिन में एक बार में बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब वो अपनी चिड़ियाओं के साथ बैठती थी, वो भी चलता रहा। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, कि जिनको वो काफ़ी लंबे समय से खिला रही थी छोटी मोटी डांट डपट के साथ, यानी कि जब वो चिड़ियाओं को कुछ खाना वाना खिलाते थे तो उनको डांटा भी करती थी। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि इन द इवनिंग, और शाम के समय में, आ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन सा आ गया, यानी कि वो कुछ बदल सी गई। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास के पड़ोस से महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों तक शी थम्प्ड द सेगिंग स्किन, और कुछ घंटों तक वो ढोल पर जो लगी जो स्किन थी यानी कि जो खाल थी उसको थपथपाते रही, यानी कि उसको बजाती रही। ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम, जो कि वो टूटा फूटा पुराना जो ढोलक था उस पर जो खाल लगी थी उसको थपथपाते रही, यानी कि उसको बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर, और घर पर एक किसी महारथी यानी कि एक शूरवीर के आने का गाना गुनगुनाती रही। वी हैड टू परसुएड टू स्टॉप हर, और हमें उनको रुक जाने के लिए उनको मनाना पड़ा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उस ड्रम को और ज़ोर से बजाने के लिए जिससे कि वो थक ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और वही एक ऐसा पहला मौका था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वही एक ऐसा मौका था पूरी ज़िंदगी में कि जब मैंने उनको देखा था कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। और आगे लेखक हमें बताते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार चला जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी ने सोचा डिफरेंटली, यानी कि मेरी दादी ने कुछ अलग सोचा था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय निकट था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, हालांकि कुछ ही घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के पूरा होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो हमसे बात करने में अपना और अधिक समय खराब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने थोड़ा विरोध किया, बट लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली, और वो शांति से लेट गई। इन बेड, बिस्तर में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करते हुए अपनी माला जपते वो आराम से बिस्तर में लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इससे पहले हमें कोई शक हो पाता, यानी कि हमें कोई संदेह हो पाता, ठीक इससे पहले हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो होठ है जो कि अपनी प्रार्थना में बिजी रहते थे वो अचानक रुक गए। मूविंग, यानी कि उनके होठों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके बेजान हाथों से जिस माला को वो जपती थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड और वी न्यू, और हमें पता चल गया, यानी कि हम ये जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि उनका देहांत हो गया है। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, कि हमने उनको बेड से उतारा। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसे कि रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको नीचे लेटा दिया।
एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और हमने उनको एक लाल रंग के कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, यानी कि कुछ घंटों के विलाप के बाद, यानी कि ये जो मॉर्निंग होता है ये रोना धोना होता है, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, कि हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी यानी कि जिसके ऊपर उनको लेकर के जाना था उसके साथ, टू टेक हर, उनको ले जाने के लिए, टू बी क्रिमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे पर एक लालिमा बिखेर रहा था, यानी कि उनके वरांडे में जो सूरज की जो किरणें पड़ रही थी वो अपनी लालिमा बिखेर रहा था। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जिसके ऊपर सूरज की जो सुनहरे रंग की जो रोशनी थी वो सीधे सीधे पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, और हम आधे रास्ते रुक गए, इन द कोर्टयार्ड, अपने घर के आंगन में, ऑल ओवर द वरांडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, और ठीक उस जगह पर भी, शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड, एक कफन में लिपटी हुई, इन द रेड श्राउड, लाल रंग के कपड़े में, लाल रंग का जो कफन था उसमें लिपटी हुई थी वहाँ भी। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरो, हजारों चिड़ियाएँ, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, कि वहाँ पर हजारों चिड़ियाँ इधर उधर बैठी हुई थी फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की चहचहाहट नहीं थी, वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत ही अफसोस हो रहा था, यानी कि उन सारी चिड़ियाओं को देख करके हम सॉरी फील कर रहे थे, फॉर द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और जो मेरी मदर थी वह उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई, कुछ रोटियां लेकर के आई उनको खिलाने के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल स्क्रम्स, और उन्होंने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी उन रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, ठीक उसी तरीके से मेरी मदर ने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और इन रोटी को उनके लिए वहाँ पर डाला। द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और हैरानी की बात यह है कि चिड़ियाओं ने उन रोटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैन, और जब, वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप ऑफ, और जब हम अपनी दादी को बाहर लेकर के चल दिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वे चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रब्स, और अगली सुबह जो झाड़ू वाला व्यक्ति था, जो कि सफाई कर्मचारी था, वो आया और उसने सारी टूटी हुई जो रोटी के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको बुहारा, उनके ऊपर झाड़ू लगाई, इनटू द डस्टबिन, और उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आज से आपकी 11th क्लास की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी शुरुआत की है और उसके पहले चैप्टर को लिया है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का स्वरूप, यानी कि एक महिला के स्वरूप को शब्दों से चित्रित करना, यानी कि उनके बारे में एक वर्णन करना कि वो महिला कैसी थी। इस चैप्टर के जो लेखक है वह खुशवंत सिंह, जिन्होंने अपनी दादी को अपने शब्दों में यहाँ पर वर्णित किया, उनके बारे में बताया। आई होप कि आपने इस चैप्टर के एक एक सेंटेंस को और एक एक बात को अच्छे से समझा होगा और साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की हुई, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।